भाग 102। निशा है परेशान। इस वक्त कौन आ गया? यही सोचते हुए निशा कुछ देर के लिए ठिठक गई। एक पल के लिए उसने ये सोचा और फिर तभी उसे याद आया कि उसने ब्रेकफास्ट मंगवाया था। वो फौरन उठी और उठकर उसने दरवाजा खोल दिया। सामने वेटर खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैम योर ऑर्डर। निशा ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक्स, टेबल पर रख दीजिए। वेटर ने बिना एक पल की देरी किए ऑर्डर टेबल पर रख दिया। निशा का इशारा पाते ही वो वापस चला गया। निशा वेटर के जाने के बाद खुद ही ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाने लगी। अभिमन्यु कपड़े पहनकर वापस आया और निशा की बाजू में बैठ गया। सामने चाय और ब्रेड देखकर अभिमन्यु मुस्कुराकर बोला, वाह, ये हुई ना बात, इसीलिए तो तुम्हें साथ लाया हूँ। आँख खुलने के बाद मेरी चाय का ख्याल और कौन रखता? निशा ने हल्का ताना मारते हुए कहा, अब मेरी ये बनावटी तारीफ करना बंद कीजिए और जल्दी नाश्ता करके काम करने जाइए। वैसे भी लेट सोकर उठे हैं। अभिमन्यु ने चाय का कप उठाया और प्यार से पहली सिप लेते हुए कहा, वाह क्या बात है। निशा अभिमन्यु को बनावटी नाटक करते हुए देखती रही और उसके ये नखरे देख मन ही मन मुस्कुराती रही। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभिमन्यु अपने ऑफिस के काम के लिए निकल गया। अभिमन्यु आज पूरा दिन काम करने वाला था, तो उसने निशा को शिखा के साथ रहने को कहा। शिखा निशा को अपने साथ होटल से बाहर ड्राइव पर ले गई थी। दोनों साथ में रहकर बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि बहुत ही लंबे समय बाद दोनों साथ थी। निशा ने शिखा को दिव्या की बात के अलावा सब बता दिया। निशा फिर उसे अजित की बात बताती है कि उसे सौम्या पसंद आई है। ये सुनकर शिखा हैरान थी। पहली बार में तो उसे निशा की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब निशा ने जोर देकर बताया तो फिर शिखा समझ गई कि निशा अजित के बारे में मजाक नहीं कर रही है, बल्कि वो जो भी कह रही है बिल्कुल सही सही कह रही है। दोपहर के 4 बजे दोनों इस वक्त एक लेक के पास बैठे थे। यहाँ शिखा कुणाल के साथ आई हुई थी। दोनों वहाँ घास पर ही बैठे हुए थे। आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, बस 2-3 फैमिलीज थी। शायद पिकनिक मनाने के लिए आए थे, क्योंकि ये पिकनिक के लिए बेस्ट स्पॉट माना जाता है। निशा ने मुस्कुराकर कहा, शी, इतने दिनों बाद साथ रहकर कितनी खुशी मिल रही है ना? शिखा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ नी, याद है संगरूर में जब तू चंडीगढ़ से आती थी कुछ दिनों के लिए, तो हम कितने मजे करते थे। ऐसा लगता था जैसे कभी ये लम्हे खत्म ही ना हो और हम उन्हें ही जीते रहे। लेकिन अब हमारा मिलना ही जैसे कम हो गया है। निशा ने उन लम्हों को याद करते हुए कहा, वो पल तो मैं कभी नहीं भूल सकती। शिखा ने निशा की टांग खींचते हुए कहा, भूल तो तू अब जीजू को भी नहीं सकती। शिखा की बात का जवाब दिए बिना निशा ने भी उसकी टांग खींचना चालू कर दी। चुप, वैसे तू बता कि कुणाल भाई और तेरा क्या चक्कर चल रहा है? जब से आई हूँ देख रही हूँ मैं, कैसे वो तुझे देख रहे हैं और तू उनसे छुप रही है। शिखा के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई थी निशा की बात सुनकर। ये देख निशा हैरान होकर बोली, क्या चक्कर है, बता भी अब। शिखा ने गहरी सांस लेकर कहा, कुणाल प्रपोज्ड मी। निशा ये सुनकर खुशी से लाल हो गई। व्हाट? निशा चौंक कर बोली, कब? तूने मुझे बताया भी नहीं। शिखा ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जा मेरी माँ। जिस दिन तूने अपने पति के सामने इजहार किया ना, उसी दिन इनके अंदर भी रोमियो की आत्मा घुस गई और कर दिया इन्होंने भी प्रपोज। एक पल को मुझे लगा कि जैसे कुणाल मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन ही वाज सीरियस। निशा ने आंखें ऊंची करते हुए कहा, और तेरा जवाब? शिखा ने हल्की आवाज में जवाब दिया, मैंने कहा कि मुझे टाइम चाहिए। निशा ने झट से कहा, वैसे बंदा तो चंगा है। शिखा ने अपनी बेचैनी जाहिर की। हाँ यार, पर डर लग रहा है। निशा ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, किससे? अंकल से अगर डर लग रहा है तो उसकी फिक्र ना कर, अंकल को मैं संभाल लूंगी। शिखा ने तिरछी निगाह से उसे देखते हुए कहा, अच्छा जी, अपने पेरेंट्स को कुछ बताया नहीं है अब तक और मेरे पापा से बात करेगी? निशा ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ तो मेरे पेरेंट्स को तू मना और तेरे वालों को मैं मना लूंगी। मैडम, अगर अब मेरी शादी आपने करवा ही दी है तो आप ही बता दीजिए। शिखा उसकी बात सुन नजरें चुराने लगी। निशा ने फिर कहा, खैर अभी मेरी बात छोड़ और कुणाल भाई पर फोकस कर। ही इज अ नाइस पर्सन। तू तो इतने दिनों से उनके साथ रह रही है, फिर भी। शिखा ने गहरी सांस छोड़कर कहा, यार ये तो मुझे भी पता है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शुरू में हम बहुत लड़ते थे काम के वक्त, पर धीरे धीरे वो लड़ना कम हो गया और हम एक दूसरे को समझने लगे। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर पापा। निशा ने फिर सोचकर कहा, तो पापा से बात कर ले, देख वो तेरी खुशी ही चाहेंगे। एक गहरी सांस लेकर शिखा बोली, यार तू जानती है ना वो इन मामलों में कितने स्ट्रिक्ट है। मुंबई भी बस उन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि तू है यहाँ। लेकिन यार ये सब, नो, पापा छोड़ेंगे नहीं मुझे। वो हर्ट भी होंगे और गुस्सा भी। निशा शिखा को समझाने की कोशिश करने लगी, तो तुझे कौन कह रहा है कि तू उन्हें हर्ट कर? उन्हें पूछ, उन्हें कुणाल से मिलवा। देख मेरी वाली गलती मत दोहराना, बिना अपने पेरेंट्स को बताए या पूछे कुछ मत करना।
एंड आई एम विथ यू। वैसे भी तू तो कहती है कि अंकल की लाडली हूँ मैं। बस बन गया तेरा काम, समझ ले। शिखा खुश होकर उसके गले लग गई। निशा मुस्कुरा दी, लेकिन मन ही मन वो परेशान थी। उसने मन ही मन कहा, अपने माँ पापा को कैसे संभालूंगी। रात के 10 बज रहे थे और निशा इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थी। तभी अभिमन्यु अंदर आया, जो कि सुबह से ही कुणाल के साथ काम कर रहा था। लेकिन निशा अपनी परेशानी में इतनी गुम थी कि अभिमन्यु के आने का उसे आभास भी नहीं हुआ। अभिमन्यु ने जब निशा को यूं देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। दोनों ने डिनर कर लिया था। अभिमन्यु ने अपना बैग सोफे पर रखा और अपनी शर्ट उतार कर बेड पर बैठकर सीधा निशा की गोद में अपना सिर रख दिया। इसका एहसास पाते ही निशा चौंक गई। अभिमन्यु ने उसकी कमर को थाम कर कहा था ना, बेडरूम में सिर्फ हम दोनों होने चाहिए, तीसरा कोई नहीं। निशा हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं कुछ सोच रही थी। अभिमन्यु ने आंखें तिरछी कर कर पूछा, ऐसा भी क्या सोच रही थी जो मेरे आने का भी पता ना चला। निशा ने हल्की चिंतित आवाज में कहा, अभिमन्यु, मेरे माँ पापा। अभिमन्यु निशा की बात सुन सीधा उठकर बैठ गया और चिंतित होकर बोला, क्या हुआ उन्हें। निशा ने उसका सिर फिर से अपनी गोद में रखकर उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं उन्हें। वो मैं ये सोच रही थी कि माँ पापा को कैसे बताऊं हम दोनों के बारे में। अभिमन्यु के होठों पर लंबी मुस्कान आ गई, जिसे उसने झट से छुपा लिया, जिस कारण निशा ना देख सकी। अभिमन्यु अब उठकर बैठ गया और बोला, कुछ बताना है तुम्हें। निशा उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। अभिमन्यु ने गहरी सांस छोड़ी और फिर उसे सब बता दिया। सब सुनकर निशा भावहीन चेहरे के साथ अभिमन्यु के सामने बैठी रही, जिस कारण अभिमन्यु को समझ न आया कि निशा के दिमाग में क्या चल रहा है। अभिमन्यु अभी कुछ बोलने ही वाला था कि निशा उठ गई। ये देख अभिमन्यु असमंजस में था। निशा ने तकिया उठाया और उसे मारते हुए कहा, धोखेबाज, मना किया था ना मैंने, पर नहीं, आप तो ये सोचकर ही पैदा हुए थे कि किसी डायन की बात मान जाऊंगा, लेकिन अपनी बीवी की नहीं। बहुत बुरे हैं आप। ये बोलते हुए वो उसे तकिए से मारती रही और अभिमन्यु उससे बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हारकर उसने निशा को कमर से पकड़कर बेड पर अपने ऊपर खींच लिया। दोनों बेड पर गिरे हुए थे। निशा अभिमन्यु के ऊपर थी। निशा ने उसे घूरते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं। अभिमन्यु ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी जान, एंड हम यहाँ से सीधा वहां जाएंगे और उन्हें सब बता देंगे। खुश? वैसे तो मैंने उनसे 3 महीनों का वक्त मांगा था, लेकिन उनकी बेटी तो मेरी मोहब्बत को ज्यादा अवॉइड ही नहीं कर पाई। निशा उसकी बात सुन उसे सीने पर मारने लगी। अभिमन्यु ने उसके हाथ पकड़कर कहा, आज तो बहुत वाइल्ड हो रही हो। उसकी बात सुन निशा उसे एक पल गुस्से से घूरती है और फिर आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर काट लेती है। इसका एहसास होते ही अभिमन्यु कातिलाना तरीके से मुस्कुराने लगा। वो झट से पलटा। अब निशा उसके नीचे थी। निशा चौंक कर उसे देखने लगी। अभिमन्यु ने उसके चेहरे पर झुककर कहा, अब मेरी बारी। इतना बोल उसने उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया। ये महसूस कर निशा की हालत हंस हंस कर बेहाल हो गई। अभिमन्यु कुछ देर बाद रुक गया। उसने उसके दोनों गालों को चूमा और उसके माथे से सिर लगा लिया। दोनों गहरी सांस ले रहे थे। कुछ देर बाद निशा अभिमन्यु के सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी। अभिमन्यु फ्रेशन अप हो गया था, लेकिन था शर्टलेस। निशा और अभिमन्यु कुछ ही देर में नींद के आगोश में चले गए। दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत से खुश थे, लेकिन कोई था जो उनकी ये मोहब्बत से खुश न था। उन दोनों की जिंदगियों में तबाही मचाने के लिए वो तैयार था। कौन है वो जो निशा और अभिमन्यु की इस मोहब्बत में दखल देगा? कैसे मुकम्मल होगी निशा और अभिमन्यु की ये प्यार भरी दास्तां? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 103। गौरव का डर। बस ऐसे चुपचाप मुझे लेटी रहने दो। मैं यहाँ पर काफी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक सारी चिंताएं दूर रहेगी। निशा अभिमन्यु के सीने पर सिर रखे लेटी हुई थी। अभिमन्यु फ्रेशन अप हो गया था, लेकिन था शर्टलेस। दोनों एक दूसरे को करीब से महसूस कर पा रहे थे और एक दूसरे में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे। अभिमन्यु इतना थक चुका था कि वो निशा की बाहों में जो राहत महसूस कर रहा था वो उसे खोना नहीं चाहता था। निशा भी दिन भर से अभिमन्यु के ना होने से परेशान थी। उसे जैसे अभिमन्यु के आसपास रहने की आदत हो गई थी, इसलिए दोनों शांत होते हुए सिर्फ इस मोहब्बत के लम्हे को महसूस करना चाहते थे। निशा अभिमन्यु के सीने की धड़कनें सुन पा रही थी और उसके लिए दुनिया में इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। निशा और अभिमन्यु कुछ ही देर में नींद के आगोश में चले गए। दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में खुश थे,
लेकिन उन दोनों को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि कोई है जिनकी निगाह उन दोनों की इस बेइंतहा मोहब्बत पर लगी है। कोई है जो उनकी प्यार भरी जिंदगी में तबाही मचाना चाहता है। कोई है जो उन्हें एक साथ देखकर जरा सा भी खुश नहीं है और उन्हें अलग अलग देखकर ही उसके दिल को चैन मिलेगा। इस बात से अनजान दोनों गहरी नींद में ऐसे खो गए कि उन्हें पता ही नहीं लगा और सुबह हो गई। निशा अभिमन्यु के आगोश में इतनी मग्न हो गई थी कि सुबह वो उठना ही नहीं चाहती थी। आज अभिमन्यु की पहली नींद खुली और वो निशा को अपने आप में सिमटी हुई देखकर काफी खुश हो रहा था। रात में वो जैसे सोई थी सुबह तक बिल्कुल उसी तरह लिपटी हुई थी। अभिमन्यु ने हल्की मुस्कुराहट के साथ निशा के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोला, आज मीटिंग है मैडम, अगर ऐसे ही लिपटी रहोगी तो जाने का मन ही नहीं करेगा। अभिमन्यु की बात सुनकर निशा की नींद खुल गई, लेकिन वो दूर नहीं होना चाहती थी। उसने और जोर से अभिमन्यु को अपने से लगा लिया। ये देखकर अभिमन्यु समझ गया कि वो उसे परेशान करना चाहती है। आज अगर लेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी जान। वापस आकर मैं तुम्हें ऐसे गले लगाऊंगा कि तुम चाहोगी तो भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर निशा झट से अभिमन्यु से दूर हो गई। नहीं बाबा, आप जब गले लगाते हैं तो जान निकल जाती है, अभिमन्यु ने ताना मारते हुए कहा। ठीक है फिर, अब गले नहीं लगेंगे, निशा ने बनावटी गुस्से में कहा। अब लेट नहीं हो रहा आपको? अभिमन्यु को याद आया और वो फौरन तैयार हो गया। आज अभिमन्यु की मीटिंग थी जिसके लिए वो बेंगलोर आया था। आज का उसका दिन काफी बिजी रहने वाला था और साथ में कुणाल और शिखा का भी, जिस कारण निशा अकेली रह गई थी। आज उसके साथ वक्त बिताने के लिए कोई नहीं था। निशा ने आज पूरा दिन पढ़ने का सोचा था और जितना हो सके उतना बैकलॉग क्लियर करने का प्लान बना रही थी। पार्थ भी मीटिंग अटेंड करने के लिए बेंगलोर आ चुका था। राइमा मुंबई में ही थी। गौरव भी बेंगलोर पहुंच चुका था मीटिंग के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में अभिमन्यु और गौरव एक साथ थे। दिव्या मुंबई में ही थी और उसकी वजह थी कि अभिमन्यु ने उस पर एक्स्ट्रा काम का लोड डाल दिया था। अभिमन्यु चाहता ही नहीं था कि वो फ्री रहे और उसे परेशान करने के लिए तैयार हो जाए। मीटिंग के बाद अभिमन्यु, कुणाल, शिखा, गौरव और पार्थ होटल की तरफ चले गए। सभी का होटल सेम ही था। मीटिंग को खत्म होते हुए शाम के 5 बज गए थे। मीटिंग पूरे 4.5 घंटा चली। मीटिंग में सभी इतना थक चुके थे कि सभी अपने अपने रूम में चले गए। गौरव और पार्थ तो वैसे भी सुबह सुबह ही पहुंचे थे बेंगलोर, तो उनकी अभी सफर की थकान भी उतरी नहीं थी। उनके चेहरे पर अजीब सी थकान दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु ने कमरे में आकर देखा कि निशा पढ़ते पढ़ते ही सो चुकी थी। साइड टेबल पर 3 कप कॉफी के पड़े हुए थे। अभिमन्यु जानता था कि निशा सुबह 7 बजे की लगी हुई है। उसने अपने हाथ में थामा हुआ कोट और बैग सोफे पर रखा और निशा की तरफ बढ़ गया। वो बैठे बैठे ही सो गई थी। आसपास किताबें और कुछ नोट्स बिखरे हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो पढ़ाई में इतनी मग्न हो गई कि उसे किसी बात की कोई सूध नहीं रही। अभिमन्यु ने सभी किताबों और नोट्स को अच्छे से सिमट कर टेबल पर रखा। एक तरफ जो लैपटॉप था उसे भी उसने टेबल पर रख दिया। उसने फिर निशा को आहिस्ता से लिटा दिया ताकि निशा कंफर्टेबली सो सके। उसे अच्छे से लिटा देने के बाद अभिमन्यु उसका माथा चूमता है और होटल स्टाफ को बुलाकर वो कॉफी के कप उठाने को कह देता है। फिर वो बाथरूम में जाकर फ्रेशन अप होता है और निशा की बगल में ही बैठ जाता है अपना लैपटॉप लेकर। निशा को प्यार भरी नजरों से निहारते निहारते वो अपना काम करने लगता है। सारा दिन काम में लगे रहने के बाद अभिमन्यु को जो थकान हुई थी वो तो सिर्फ निशा को देखने के बाद ही गायब हो गई थी और सारा दिन काम करने के बाद भी वो रात में दोबारा काम में मशरूफ हो चुका था। बाकी चारों अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। इसी तरह 2 घंटे बीत गए। अभिमन्यु लगातार काम कर रहा था। उसे किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को हासिल करना था, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के जरिए वो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम कर सकता है और उसे वो टाइटल किसी भी तरह हासिल करना था, क्योंकि ये टाइटल पिछले 3 वर्षों से लगातार पार्थ अपने नाम कर रहा था और अब वो किसी भी तरह अपने कंपेटिटर से ज्यादा काबिल साबित होना चाहता था। 7 बजे निशा की आंख खुली। उसने जब अपनी बगल में अभिमन्यु को काम करता पाया तो मुस्कुरा दी। अभिमन्यु अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि निशा जाग चुकी थी। निशा आहिस्ता से उठी और उसने अभिमन्यु के गाल को चूम लिया। निशा को अभिमन्यु काम करता हुआ बहुत क्यूट लग रहा था। अभिमन्यु अचानक निशा के किस करने से ब्लैंक हो गया। होश में आकर उसने निशा को देखा जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। निशा को उठा देख अभिमन्यु अपना लैपटॉप साइड में रखकर अपना सिर निशा की गोद में रख लेता है और निशा उसके बालों में हाथ घुमाने लगती है। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। खामोशी छाई हुई थी, लेकिन दोनों की धड़कनें और सांसें शोर मचा रही थी। कुछ देर बाद अभिमन्यु के फोन पर कुणाल का कॉल आया। उसने उसे और निशा को गार्डन में बुलाया था। अभिमन्यु और निशा आधे घंटे में गार्डन पहुंच गए। वहाँ चारों चाय पी रहे थे। निशा को देख गौरव की आंखों में चमक आ गई। वो झट से खड़ा हुआ और उसके सामने खड़े होकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? निशा को उसका यूं उसके सामने खड़ा होना अजीब लगा, लेकिन उसने नजरअंदाज करके उससे हाथ मिलाकर कहा, ठीक हूँ। अभिमन्यु ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन पार्थ की नजर पड़ चुकी थी गौरव की इस हरकत पर कि कैसे निशा के आते ही गौरव डेस्परेट हो गया था।
उसके अंदर का भाई अब जाग चुका था। निशा पार्थ को देख उसकी तरफ बढ़ गई। पार्थ ये देखकर खड़ा हो गया। निशा पार्थ के गले लगती है। निशा और पार्थ की करीबी देख गौरव ने अभिमन्यु से कहा, काफी क्लोज नहीं है दोनों? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, निशा और पार्थ एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। गौरव ये सुनकर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, और तूने मानने दिया? तेरा दुश्मन है पार्थ अभी, याद नहीं सालों पहले सृष्टि के साथ? गौरव आगे कुछ भी कहने से रुक गया था। अभिमन्यु के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, पार्थ निशा को दिल से बहन मानता है और निशा पार्थ के साथ बहुत कंफर्टेबल रहती है। एंड वैसे भी रायमा का पति है वो। गौरव अब कुछ नहीं बोला। दोनों की बातें किसी ने नहीं सुनी थी। निशा पार्थ के साथ बैठ गई थी। अभिमन्यु भी आकर उनके बीच में बैठ गया। गौरव वही खड़ा गहरी सोच में था। उसने मन ही मन कहा, ये नहीं हो सकता। इस निशा के कारण अगर पार्थ और अभिमन्यु के बीच की दूरियां नजदीकियों में बदल गई तो गौरव तेरा अस्तित्व मिट जाना है। अगर इन दोनों को खबर लग गई कि सालों पहले क्या हुआ था तो नो, ये नहीं हो सकता। गौरव तरकीब लगा और फिर आग लगा। वो भी आकर सभी के साथ बैठ गया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सब कुछ घूम रहा था। फिर उसने सिर झटका और सभी से बात करने लगा। निशा शिखा के साथ लगी हुई थी। पार्थ कुणाल के साथ दोनों के बीच की जो इक्वेशन थी वो जरा सी सुधर गई थी और उसका कारण थी निशा। निशा दोनों को ही भाई मानती थी, जिस कारण दोनों सिर्फ निशा के लिए एक दूसरे के साथ नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे। और अभिमन्यु गौरव के साथ बात कर रहा था। क्या कुछ बड़ा होने वाला था? क्या अभी और निशा के प्यार पर लगी है किसी की नजर? एक दूसरे के नजदीक आते अभी और निशा की नजदीकियां कितनी बढ़ पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 104, माई लेडी इज ओनली माइन। और बता नी, कैसा रहा तेरा दिन? यहाँ तेरी पढ़ाई हो रही है या नहीं? निशा शिखा के साथ लगी हुई थी। पार्थ कुणाल के साथ दोनों के बीच की जो इक्वेशन थी वो जरा सुधर गई थी और उसका कारण थी निशा। निशा दोनों को ही भाई मानती थी, जिस कारण दोनों सिर्फ निशा के लिए एक दूसरे के साथ नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे। और अभिमन्यु गौरव के साथ बात कर रहा था। आज सभी एक तरह से निश्चिंत थे, इसीलिए एक दूसरे के साथ इस तरह समय बिता रहे थे। काफी देर तक ऐसे बैठे रहने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अभिमन्यु और निशा कुछ देर के लिए होटल के लॉन में घूमने लगे। रात के 10 बज रहे थे और दोनों अपने कमरे में आ गए थे। निशा ने कमरे में आते ही कहा, आप बैठिए, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, अभिमन्यु ने बिना सोचे झट से कहा और जाकर बेड पर बैठ गया। अभिमन्यु बेड पर बैठकर फोन चला रहा था और निशा बाथरूम में चेंज कर रही थी। तभी निशा के फोन पर मैसेज आया, जिसकी आवाज अभिमन्यु के कानों में पड़ी। उसने नजर घुमाकर देखा तो मैसेज अजित का था। ये देख अभिमन्यु के माथे पर बल पड़ गया। अजित का नाम देखते ही न जाने क्यों अभिमन्यु उतावला सा हो जाता था। उसे न जाने क्या खुराफती सूझी, उसने कुछ करने का मन बना लिया। शायद ये अजित से चिढ़ थी या अभिमन्यु का निशा के प्रति प्यार। उसने एक नजर बाथरूम के दरवाजे को देखा और फिर फोन उठाकर उसे अनलॉक किया। अभिमन्यु बहुत हड़बड़ी में निशा का फोन खोल रहा था। उसे निशा के फोन का पासवर्ड पता था। अभिमन्यु ने झट से मैसेज का पॉपअप खोला और देखने लगा। अजित ने निशा को हेलो भेजा था। अभिमन्यु ने मैसेज को सीन नहीं किया, बस ऊपर से पढ़ लिया। न जाने क्यों ये मैसेज पढ़ते ही अभिमन्यु का खून खौल सा गया और उसने फिर व्हाट्सएप खोलकर उसे ब्लॉक कर दिया और चैट डिलीट कर दी, जैसे अजित का निशा की जिंदगी में से नाम और निशान मिटा देना चाहता हो। उसके बाद जैसे ही वो फोन बंद करने लगा, उसकी नजर एक नाम पर रुक गई, जिस पर चुड़ैल लिखा था। ये देख अभिमन्यु कुछ सोचता है, चुड़ैल ये कौन है? इसे तो देखना ही होगा। ये सोचते सोचते अभिमन्यु एक बार फिर बाथरूम की तरफ देखता है। अभी निशा के बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, इसलिए अभिमन्यु ने बिना सोचे समझे झट से एक बार फिर निशा का फोन खोला और वो चुड़ैल वाली चैट ओपन कर ली। उसमें दिव्या के मैसेज और वो फोटो देख अभिमन्यु की आंखें बड़ी हो गई। तभी उसे बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने जल्द से सब फोन बंद करके उसकी जगह पर रख दिया और अपना फोन पकड़ लिया। निशा बाथरूम से निकलकर पहले वाले कपड़े बैग में रखती है और फिर बेड पर बैठ जाती है। अभिमन्यु कनखियों से निशा को देख रहा होता है। उसने मन ही मन कहा, दिव्या ने इतना सब किया लेकिन निशा ने मुझसे एक सवाल तक नहीं किया। उस दिन की हरकत के बाद भी निशा ने मुझ पर शक नहीं किया, पर दिव्या ऐसी निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। आई रियली नीड टू टॉक टू निशा। अभिमन्यु अब अपना फोन साइड पर रख देता है। निशा अपना फोन चला रही होती है, तभी अभिमन्यु उससे उसका फोन छीन लेता है और स्विच ऑफ करके साइड पर रख देता है। निशा उसे असमंजस में देख रही होती है। अभिमन्यु उसकी गोद में सिर रखकर बोलता है, कल से अगले 3 दिनों तक तुम्हारा पूरा समय मेरा। निशा झुककर उसका माथा चूमकर बोली, मेरा पूरा समय वैसे भी आपका ही है। अभिमन्यु के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। अभिमन्यु ने निशा के हाथों को अपने हाथों में थाम कर पूछा, निशा
तुम मुझ पर कितना विश्वास करती हो? निशा को उसके ये सवाल करने की वजह समझ नहीं आई, लेकिन उसने फिर भी कहा, खुद से भी ज्यादा। अभिमन्यु ने गंभीरता से कहा, नहीं निशा, सच सच बताओ, कितना विश्वास करती हो? निशा एक पल उसकी आंखों में देखती है और फिर कहती है, जितना विश्वास माता सीता को था कि उनके श्री राम उन्हें लेने आएंगे। अभिमन्यु के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वो उठा और उसने झट से निशा को गले लगा लिया। निशा उसके इस एक्शन को समझ नहीं पाई। उसने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया और कहा, हुआ क्या है, आप बताएंगे मुझे? अभिमन्यु ने वैसे ही गले लगकर कहा, तुमने दिव्या के उस मैसेज फोटो को लेकर मुझसे कोई सवाल नहीं किया। उसकी बात से निशा सारा मांजरा समझ गई। निशा ने खुद को उससे दूर किया और कहा, आप जानते थे ये सब? अभिमन्यु ने नाम में सिर हिलाकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए कहा, अभी तुम्हारे फोन पर वो सब देखा। निशा ने उसे घूरते हुए कहा, आप मेरी जासूसी कर रहे थे? अभिमन्यु ने फिर से उसकी गोद में सिर रखकर कहा, उसे छोड़ो और ये बताओ कि इतना विश्वास कब आया मुझ पर? अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक मुझे छोड़कर जा चुकी होती। निशा ने उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाकर कहा, यही तो फर्क है अभी कि उस जगह पर मैं ही थी। उस दिन मैंने आपसे पूछा था ना कि आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया, तो उस दिन आपके जवाब से मैं संतुष्ट हो गई थी और ये भी जान गई थी कि दिव्या मेरे मन में आपके प्रति गलतफहमी पैदा करना चाहती थी। और फिर आप ही तो कहते हैं कि अभिमन्यु सिर्फ निशा का है। अभिमन्यु मुस्कुराकर बोला, और निशा सिर्फ अभिमन्यु की। दोनों इस पर खुलकर मुस्कुरा दिए। अभिमन्यु ने फिर पूछा, तुम्हें दिव्या पर गुस्सा नहीं आता? निशा मुस्कुराकर बोली, आता है ना, बहुत ज्यादा आता है, लेकिन फिर ये सोचकर जाने देती हूँ कि दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का मेरा पति है, तो जलना तो बनता है। अभिमन्यु ने उसकी बात पर गंभीरता से कहा, तुमने तो जाने दिया, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं उस लड़के को तबाह कर दूंगा। निशा उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए घबरा गई। अभिमन्यु की आंखों में इस वक्त निशा के लिए अलग ही जुनून था। उसने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जाइए, और क्या बातें लेकर बैठ गए आप ये बताइए, हम कल कहाँ जाएंगे? निशा ने तो बात घुमा दी, लेकिन अभिमन्यु के मन में अभी भी दिव्या का निशा को भड़काना ही आ रहा था। अभिमन्यु ने फिर कुछ सोचकर कहा, निशा, मैंने अजित को ब्लॉक कर दिया है तुम्हारे फोन पर। निशा का चेहरा अभिमन्यु की बात पर भावीन हो गया। अभिमन्यु निशा का रिएक्शन ही जानना चाहता था इस पर। तभी अचानक निशा हंस पड़ी। ये देख अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया। वो उठकर अब बैठ गया और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। निशा ने हंसी कंट्रोल करके कहा, पता लग गया है मुझे, आपके ब्लॉक करने का पता वहाँ अजित को भी लग गया जब उसने दूसरे मैसेज किए। इसलिए उसने मुझे अपने दूसरे नंबर से मैसेज करके ब्लॉक करने की वजह पूछी, और इससे पहले कि उसे मैं कुछ भी बताती, आपने मेरा फोन छीन लिया। अभिमन्यु ने फिर कहा, तो तुम्हें मेरे अजित को ब्लॉक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? निशा ने अब गंभीरता से कहा, है, वो दोस्त है मेरा, उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया जो उसे ब्लॉक किया जाए। अब अगर मैं दिव्या को ब्लॉक कर दूं आपके फोन से तो? उसकी बात पर एक पल के लिए अभिमन्यु उसे देखता है और फिर साइड से अपना फोन उठाकर निशा को देते हुए कहता है, कर दो दिव्या को ब्लॉक। निशा उसे हैरत से देखने लगी। उसने तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन अभिमन्यु तो जैसे अजित को ब्लॉक करने के लिए अड़ गया था। अभिमन्यु ने उसके भावों को देखकर कहा, माई लेडी इज ओनली माइन। निशा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने उसके फोन को साइड पर रखकर कहा, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिससे आप जल रहे हैं ना, वो किसी और को पसंद करता है, और वो भी आप ही की दोस्त को। अभिमन्यु उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, किसे? निशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सौम्या को। अभिमन्यु उसकी बात पर चौंक कर बोला, व्हाट? सोमू? कब? कैसे? निशा उसे सब बताती है। सब सुनकर अभिमन्यु बोला, ओह तो ऐसा है, चलो इनकी जोड़ी देख लेंगे, लेकिन मुंबई जाकर। निशा ने सिर हिलाकर कहा, अब अगर आपकी इजाजत हो तो उसे अनब्लॉक कर दूं? अभिमन्यु ने नजर तिरछी करते हुए पूछा, जरूरी है? निशा सिर्फ इतना बोली, अभी? अभिमन्यु ने झट से कहा, अच्छा चलो कर लो, लेकिन एक शर्त पर। निशा ने चौंक कर कहा, कैसी शर्त? शरारत से, तुम्हें मुझे किस करना होगा। निशा की आंखें बड़ी हो गई। उन दोनों ने अपनी सभी हदें पार कर ली थी, लेकिन फिर भी निशा उसके सामने इतनी खुली नहीं थी। उसके भावों को देख अभिमन्यु ने कहा, चलो गाल पर ही कर दो। उसकी बात पर निशा एक लंबी सांस लेकर अपने होठ उसके गाल की तरफ बढ़ा देती है, जिससे अभिमन्यु ने चेहरा उसके सामने कर दिया था। निशा की आंखें बंद थी। जैसे ही निशा अपने होठ अभिमन्यु के गाल पर रखने लगी, अभिमन्यु ने अपना चेहरा सीधा कर लिया, जिससे निशा के होठ सीधा उसके होठ को छू गए, और अभिमन्यु ने उसे अलग ना होने की मंशा से उसे कमर से जकड़ लिया और उन दोनों के होठ उलझ गए। उसने उसे बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों पर जुल्म ढाने लगा। अभिमन्यु उसके होठों को चूमने के साथ साथ काट भी रहा था। धीरे धीरे दोनों अपने प्यार में डूब गए।
बेंगलुरु में क्या प्लान किया है अभी ने निशा के लिए? क्या ऐसी ही चलती रहेगी निशा और अभी की मोहब्बत, या इसमें आएगी कोई अड़चन? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 105। 3 दिनों की हो गई है शुरुआत। कुछ मत बोलो और मुझे अपने आप को महसूस करने दो। अभिमन्यु और निशा एक दूसरे के दरमियान घटित होने वाली सारी हदें पार कर चुके थे, लेकिन उन दोनों के बीच अभी भी कुछ दायरा था। अभिमन्यु के लिए तो निशा को छेड़ना आसान था, लेकिन निशा अभी भी पूरी तरह से अभिमन्यु के सामने उतनी सहज नहीं हो पाई थी जितना कि अभिमन्यु था। जैसे ही निशा अपने होठ अभिमन्यु के गाल पर रखने लगी, अभिमन्यु ने अपना चेहरा सीधा कर लिया, जिससे निशा के होठ सीधा उसके होठ को छू गए और अभिमन्यु ने उससे अलग ना होने की मंशा से उसे कमर से जकड़ लिया और अपने दोनों होठ उलझा दिए। उसने उसे बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों पर जुल्म ढाने लगा। अभिमन्यु उसके होठों को चूमने के साथ साथ काट भी रहा था। धीरे धीरे दोनों अपने प्यार में डूब गए। अभिमन्यु और निशा इस लम्हे में इस हद तक डूब जाएंगे उन्हें अंदाजा नहीं था। एक दूसरे में बेहिसाब खो जाने के बाद उन दोनों को खबर ही नहीं रही कि उन्हें कब नींद आ गई और वो एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए कब के सो गए। सुबह के 4 बज रहे थे। अभिमन्यु और निशा दोनों नींद के आगोश में समाये हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। तभी अचानक से फोन का अलार्म बजा। फोन बजते ही अभिमन्यु ने झट से बिस्तर छोड़ दिया। अभिमन्यु के उठने की आहट सुनते ही निशा की भी आंखें खुल गई। उसने बालकनी की तरफ देखा, जहाँ से अभी भी अंधेरा ही दिख रहा था। अभिमन्यु ने अलार्म बंद कर दिया और उठकर खड़ा हो गया। निशा ने उसे यूं खड़ा देखा तो कहा, अभी क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? अभिमन्यु ने अपनी टी शर्ट जो कि नीचे जमीन पर गिरी हुई थी उसे उठाकर पहनते हुए कहा, तुम भी उठो। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नींद में आधी जगी हुई अभिमन्यु को हैरानी से देख रही थी। वो मुश्किल से आंखें खोलते हुए सिर्फ इतना ही कह पाई, पर क्यों? अभिमन्यु ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, निशा ज्यादा सवाल जवाब नहीं, चुपचाप उठो। निशा ने मुंह बना लिया, क्योंकि एक दूसरे में डूबे हुए दोनों भले ही चैन की नींद सो गए थे, लेकिन वो लगभग सारी रात जागते रहे। निशा इसीलिए अभी भी बिस्तर में ही तबक कर रहना चाहती थी। उसे अपनी गहरी नींद तोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे अभी और सोना था। उसने अपने आप को कंबल में लपेट कर कहा, मुझे नहीं उठना, बहुत नींद आ रही है, प्लीज सोने दो। इतना बोल उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरी तरफ करवट ले ली। उसे लगा जैसे अभिमन्यु उसकी मासूम अदा पर उसे छोड़ देगा और सो जाने देगा, लेकिन अभिमन्यु के दिमाग में तो शायद आज कुछ और ही चल रहा था। कंबल में लिपटी हुई निशा को अभिमन्यु कुछ पल देखता रहा और फिर आगे बढ़कर उसके ऊपर से कंबल झटके से हटाकर जमीन पर फेंक दिया। अब ना चाहकर भी निशा को उठना पड़ा। निशा भौचक्की और गुस्से से उसे देख रही थी। इससे पहले कि निशा गुस्से में कुछ कह पाती, अभिमन्यु ने उसके रिएक्शन को नजरअंदाज करके उसे गोद में उठा लिया। अभिमन्यु की इस हरकत से निशा को कुछ समझ नहीं आया। वो अचानक चिल्ला पड़ी, अभी ये क्या हरकत है? खुद नहीं सोना तो मत सो, पर मुझे तो सोने दो। ऐसे किसी को सोते हुए नहीं उठाते। आखिर आप क्यों मेरी नींद के दुश्मन बने हुए हो? अभिमन्यु बिना कुछ कहे, बिना किसी भाव के उसे बाथरूम में ले गया। उसने उसे वॉश बेसिन के पास बिठाया और बाथ टब को भरने के लिए पानी चला दिया और फिर निशा और अपना टूथब्रश लेकर उस पर टूथपेस्ट लगाकर निशा का ब्रश उसकी तरफ बढ़ा देता है। निशा उसे घूरते हुए उससे ले लेती है और ब्रश करने लगती है। अभिमन्यु भी ब्रश करने लगता है। ब्रश करके अभिमन्यु दोनों के ब्रशेस को वॉश करता है और फिर साइड में रखकर टंग क्लीनर निशा को देता है। निशा उसे घूरते हुए टंग क्लीनर यूज भी करती है और उसे दे देती है। अभिमन्यु दोनों के टंग क्लीनर वॉश करता है और ब्रश के साथ रख देता है। अभिमन्यु फिर अपनी टी शर्ट निकाल देता है और अपनी लोअर भी। निशा झट से अपनी नजरें घुमा लेती है। जहाँ पहले गुस्से और चिड़न के भाव थे, अब वहाँ शर्म के भाव थे। उसकी इस हरकत पर अभिमन्यु मुस्कुरा देता है। अभिमन्यु अब आगे बढ़कर टैप बंद कर देता है और फिर वो निशा को गोद में उठाकर उसके साथ बाथ टब में बैठ जाता है। बाथ टब में बैठे बैठे ही अभिमन्यु निशा की भी नाइटी निकालकर बाथ टब से बाहर फेंक देता है। निशा अभिमन्यु के सीने से चिपक गई थी। अपना मुंह उसने अभिमन्यु के सीने में धंसाया हुआ था। अभिमन्यु ने उसके चेहरे को हाथों में भरकर ऊपर किया। निशा की आंखें झुकी हुई थी। अभिमन्यु एक टक देखते हुए बोला, हमारी बेटी मुझसे बहुत काम करवाएगी। उसकी बात सुन निशा नजरें ऊपर कर उसे असमंजस में देखने लगी। अभिमन्यु उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम इतनी आलसी हो तो सोचो तुम्हारी हमारी बेटी कितनी आलसी होगी और वो कितने काम करवाएगी। निशा ने नाराजगी से कहा, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप जानते हो कि बेटी ही होगी। अभिमन्यु उसकी बात पर मुस्कुरा देता है और बोला, मुझे तो बेटी ही चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह हूबहू। निशा मुस्कुरा दी। अभिमन्यु उसे कमर से पकड़कर उनके बीच जो 1 इंच का जरा सा फासला था उसे भी दूर कर देता है और खींचकर निशा के होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों गहराई से एक दूसरे को चूम रहे थे।
निशा के हाथ अभिमन्यु के बालों में उलझे हुए थे और अभिमन्यु भी अपने हाथों से निशा की कमर को थामे दोनों के बीच के फासले को दूर कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद निशा और अभिमन्यु बाथरोब पहने बाथरूम से निकले। अभिमन्यु ने निशा को अपनी बाहों में उठाया हुआ था। अभिमन्यु उसे क्लोजेट में ले जाता है। उसे वहाँ पड़े निशा के कपड़े देते हुए बोलता है, अगर कहती हो तो ये भी पहना दूं। उसकी इस बात पर निशा उसे धक्का मारकर बाहर निकालते हुए बोलती है, दफा हो जाइए। निशा फिर क्लोजेट का दरवाजा बंद कर देती है। अभिमन्यु बाहर खड़ा हंसते हुए बोलता है, अरे मेरे तो कपड़े दे दो। निशा दूसरे टेबल पर पड़े अभिमन्यु के कपड़े लेकर हल्का सा क्लोजेट का दरवाजा खोल अपनी बाहें बाहर निकाल कर उसे दे देती है। अभिमन्यु अब बिना शरारत किए उसे ले लेता है। कुछ देर बाद निशा दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है तो अभिमन्यु बैग्स रेडी कर सोफे पर बैठा हुआ था। दरवाजा खुलने की आवाज सुन अभिमन्यु नजरें उठाकर देखता है तो देखता ही रह जाता है। निशा ने फ्लोरल प्रिंट के ब्लाउज के साथ ब्लू साड़ी पहनी हुई थी। उसने बाल खुले रखे हुए थे, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और आंखों में काजल लगाया हुआ था। होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, एक हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट, पैरों में फ्लैट सैंडल। इस सिंपल और सोबर लुक में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु ने लाइट ब्लू शर्ट के साथ डार्क ब्लू चेक्स फॉर्मल पैंट पहनी थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे जिससे उसका सीना हल्का हल्का दिख रहा था। बालों को एकदम सेट किया हुआ था। अभिमन्यु उठकर निशा की तरफ बढ़ा। अभिमन्यु ने अपनी उंगली बढ़ाकर आंख के कोर से हल्के से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाकर कहा, आज तो नजर लगनी पक्की है। निशा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगली पर अपनी आंख से हल्का सा काजल लेकर अभिमन्यु के कान के पीछे लगाते हुए कहा, आपको भी। अभिमन्यु ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर उसके माथे को पूरी शिद्दत से चूमकर कहा, तुम्हें लग गया ना नजर का टीका, तो मुझे भी लग गया। हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है। निशा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताइए कि हम इतनी सुबह उठकर कहाँ जा रहे हैं और ये बैग्स? अभिमन्यु ने उसका हाथ थाम कर कहा, मेरे 3 दिनों की शुरुआत हो चुकी है मिसेस मित्तल। निशा मुस्कुरा देती है। दोनों फिर कमरे से निकल गए। अभिमन्यु ने बाहर खड़े वेटर से उनके बैग्स लाने को कह दिया। दोनों होटल से निकले। होटल से निकलते ही उनके सामने एक नई जीप खड़ी थी। अभिमन्यु ने निशा को जीप में बैठने को कहा और बैग्स भी जीप में रखवा दिए। अभिमन्यु ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जीप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। आखिर क्या चल रहा था अभिमन्यु के दिमाग में? क्यों उसने निशा को सुबह सुबह ही जगा दिया? क्या है 3 दिनों की बात और क्या मोड़ लेगी ये प्यार भरी दास्तां? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। निशा और अभिमन्यु तैयार हो चुके थे और अभिमन्यु उसे जल्दी बाहर निकलने के लिए कह रहा था। होटल से निकलते ही उनके सामने एक नई जीप खड़ी थी। अभिमन्यु ने निशा को जीप में बैठने को कहा और बैग्स भी जीप में रखवा दिए। अभिमन्यु ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जीप को बढ़ाकर अपनी मंजिल की तरफ चला। निशा की नजरें खिड़की के बाहर थी और अभिमन्यु की नजरें कभी रास्ते पर तो कभी निशा पर। उसने अपने फोन से जीप का म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट किया और गाना चला दिया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। अभिमन्यु ने गैर से हाथ हटाकर निशा के एक हाथ में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे कसकर थामकर अपने होठों से छू लिया। निशा मुस्कुरा दी। अभिमन्यु ने निशा के हाथ को अपने दिल वाली जगह पर रख लिया। अभिमन्यु ने उसका हाथ वहां रखकर अपने हाथ गियर पर थाम लिए। निशा भी अपने हाथ को वहां रखकर उसकी बाह को पकड़कर आराम से कंफर्टेबल बैठ गई। दोनों ही सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे थे। निशा ने कुछ देर बाद अपना हाथ हटाया और आगे बढ़कर अभिमन्यु के गाल को चूम लिया, जिससे अभिमन्यु के होठों पर दिलकश मुस्कान आ गई। उसने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और आगे बढ़कर उसके होठों को हल्के से चूमकर माथे को चूम लिया। वो फिर से सड़क देखने लगा और निशा एकटक अभिमन्यु को। दोनों खामोश थे, लेकिन इस खामोशी में सुकून का एहसास था। दोनों बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह रहे थे। उन दोनों के लिए एक दूसरे का साथ कितना ज्यादा जरूरी हो गया था, अब वे दोनों समझते जा रहे थे। दिन रात एक दूसरे के साथ बिताने के बाद भी उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कि ये वक्त कम ही है। सारी रात बाहों में सोने के बाद भी दोनों का स्पर्श शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देता है और दिल कहता है कि जैसे सिर्फ इस स्पर्श में ही सारा दिन बीत जाए। दोनों सिर्फ छूकर ही एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। दोनों की सांसों की और धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और मन कर रहा था कि एक बार फिर से बाहों में समा जाए। लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती रही और अभिमन्यु बीच बीच में निशा को देखता रहा। निशा की नजर तो अब भी बिल्कुल जैसे की तैसी अभिमन्यु पर टिकी हुई थी। अभिमन्यु ने 15 मिनट बाद गाड़ी एक जगह आकर रोक दी। दोनों गाड़ी में से निकले। वातावरण में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि वो थोड़ी सी ऊंचाई पर थे। निशा ने खुद को साड़ी के पल्लू से ढक लिया। अभिमन्यु ने निशा का हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। दोनों इस वक्त नंदी हिल्स पर थे, जहाँ से सूर्योदय देखा जा सकता है।
चारों तरफ सूरज की लालिमा पड़ रही थी। वो दृश्य इतना मनमोहक था कि दोनों ही उस दृश्य में खो गए थे। अभिमन्यु ने सामने से नजरें हटाकर निशा को देखा तो देखते ही रह गया। सूरज की लालिमा में निशा का चमकता चेहरा काफी हसीन लग रहा था। उसने अब साड़ी के पल्लू को फ्री कर दिया था, जिससे उसकी कमर भी हल्की हल्की झांक रही थी। और फिर हवा से उड़ते बाल। अचानक एक ठंडी हवा की लहर चली, जिससे दोनों के शरीर में सिहर दौड़ उठी। निशा ने खुद को फिर से पल्लू में लपेट लिया और जैसे ही अभिमन्यु की तरफ नजरें उठाई तो वो भी कम दिलकश नहीं लग रहा था। अभिमन्यु ने आसपास नजरें दौड़ा दी तो वहां 3-4 कपल्स और भी थे जो एक दूसरे में गुम थे। अभिमन्यु ने फिर निशा को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। निशा नासमझी से उसे देख रही थी। अभिमन्यु ने निशा के माथे पर अपने होठ रख दिए और पूरी शिद्दत से चूमकर माथे से माथा लगा लिया। ये लम्हा कुछ इस तरह का था कि जैसे एक ही पल में दोनों ने सदियां बिता दी हो। तभी निशा ने अभी को खुद से दूर कर दिया। कोई देख लेगा तो? निशा की बात सुनकर अभी ने उसे एक झटके से फिर अपनी तरफ खींच लिया। देख लेगा तो क्या? प्यार करते हुए देखने में क्या बुराई है? अभिमन्यु की बात सुनकर निशा ने आंखें ऊंची करते हुए कहा, अच्छा जी, शर्म और लिहाज घर पर रख कर आए हैं क्या? अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने कसकर निशा की कमर पकड़ी और उसे अपने करीब लाते हुए बोला, जिससे शर्म और लिहाज की फिक्र रहती है उनके लिए प्यार बना ही नहीं है। अभिमन्यु की बात सुनकर निशा कुछ कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी ने अपना माथा निशा के माथे से लगा लिया और निशा की आंखों में देखते हुए एक गहरी सांस लेकर सिर्फ सांसों के सहारे बोला, शांत रहो और मुझे देखती रहो। एक दूसरे में मशरूफ नजरों में खोए हुए दोनों ने वहां 1 घंटा बिताया, लेकिन समझ ही नहीं आया कि 1 घंटा कैसे बीत गया। हिल्स की खूबसूरती और अभी और निशा की मोहब्बत दोनों एक दूसरे से मिलकर नजारे को और बेहिसाब हसीन बना रही थी। प्यार भरे खूबसूरत 1 घंटे बिताने के बाद दोनों फिर वहां से निकल गए। अभिमन्यु जीप ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते बार बार निशा की तरफ देखते जा रहा था। निशा ने अभी को देखा और उसके मन में अभी की टांग खींचने का ख्याल आया। उसने बनावटी ताना मारते हुए कहा, कितना खूबसूरत नजारा है और आप उसे निहारने के बजाय मुझे देखे जा रहे हो। निशा की बात सुनकर अभी ने झट से जवाब दिया, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। अभी की बात सुनते ही निशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, बहुत फिल्मी हो रहे हैं जनाब। अभिमन्यु भी हल्की हंसी के साथ बोला, प्यार में आदमी फिल्मी हो ही जाता है। दोनों के चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट दौड़ गई। तभी अभिमन्यु ने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा? निशा ने उसकी तरफ घूमकर कहा, बहुत अच्छा। जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो तो फिर तो ऐसे पल और हसीन लगते हैं। ये लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। अब मैं इन्हें कभी नहीं भूलने वाली। अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। निशा ने फिर पूछा, अब हम आगे कहाँ जाएंगे? अब तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभिमन्यु ने उसकी खुशी से चहकते हुए चेहरे को देखकर कहा, अभी तो ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। निशा ने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जीप एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। रेस्टोरेंट काफी शांत जगह पर स्थित था। आसपास सिर्फ एक पेट्रोल पंप था। ये जगह बेंगलोर से बाहर थी। दोनों अंदर गए तो वहाँ एक मैनेजर ने उनका बहुत आदर से स्वागत किया। दोनों अपने प्राइवेट कैबिन में बैठे जो उनके लिए बुक्ड था। वहाँ से बाहर के नजारे भी देखे जा सकते थे। वहाँ से रेस्टोरेंट का पीछे का व्यू दिखाई दे रहा था। वहाँ पर बहुत ग्रीनरी थी। काफी सुंदर व्यू था। निशा व्यू देखने में मस्त थी और अभिमन्यु ऑर्डर दे रहा था। अभिमन्यु ने अपने हाथ में उसका छोटा सा चेहरा थामकर अपने तरफ करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे 3 दिन अपने कर लिए हैं। निशा ने हंसकर कहा, अब अगर आप मुझे इतनी खूबसूरत जगहों पर लेकर आएंगे तो फिर मेरा ध्यान आपसे हटेगा ही। अभिमन्यु ने नाराजगी से कहा, निशा हंसकर बोली, मजाक कर रही हो, अब सारा ध्यान आप पर होगा। अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों में उनका ब्रेकफास्ट आ गया। दोनों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और फिर दोनों अगली मंजिल के लिए निकल गए, जिसका पता सिर्फ अभिमन्यु को था और निशा के लिए सरप्राइज था। 1 घंटे बाद जीप किसी पार्किंग में आकर रुकी। जीप रुकने से निशा की नींद खुल गई थी। वो सो गई थी। अभिमन्यु ने उसे बाहर निकलने का इशारा किया। दोनों जीप से उतरे और फिर पार्किंग से जैसे ही बाहर निकले तो सामने का नजारा देख निशा चौंक गई। वो हैरत से अभिमन्यु को देखने लगी जो बिना किसी भाव के खड़ा था। दोनों इस वक्त इस्कॉन टेम्पल के सामने खड़े थे। निशा ने कहा, आप भगवान में मानते हैं? अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी धर्मपत्नी जी, आपसे किस अजीब प्राणी ने कहा कि मैं नास्तिक हूँ? निशा उसके इस तरह बोलने पर हंस पड़ी और बोली, आई एम सॉरी, वो आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। अभिमन्यु ने सामने टेम्पल को देखते हुए कहा, मैं उन्हें कैसे ना मानूं जिन्होंने मेरे नसीब में तुम्हें लिखा है। निशा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। अभिमन्यु ने फिर आगे निशा की तरफ देखते हुए कहा,
और आज उन्हीं का शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि उन्होंने तुम्हें मेरे लिए बनाया। इस पत्थर जैसे दिल में फीलिंग्स भरने का शुक्रिया अदा करना है तो यहाँ आना तो बनता है ना। निशा मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल बनता है। जिनकी प्रेम कहानी हर जगह जानी जाती है, जिनसे प्रेम करना सीखा जाता है, जिनकी प्रेम कहानी से प्रेम का सही अर्थ पता लगता है, जिनका प्रेम असीमित था, उनका शुक्रिया अदा करना तो बनता है हमारी प्रेम कहानी रचने के लिए। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं और राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम जी के, उसके बाद श्री श्रीनिवास गोविंद जी, नीताई गौरांग जी के, प्रहलाद नरसिम्हा जी के, श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद दोनों प्रसाद लेते हैं और कुछ पल वहाँ और बैठकर 12 बजे तक वहाँ से निकल जाते हैं। राधा कृष्ण के दर्शन के वक्त दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी में लिखने के लिए शुक्रिया अदा किया और दोनों के मन में एक ही प्रार्थना थी, दोनों के प्रेम में कोई कमी ना रहे, कोई तीसरा उन दोनों के बीच ना आए और दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे। जीप में बैठकर दोनों अपनी अगली मंजिल के लिए निकल गए। दोनों के ही चेहरे पर सुकून था। दर्शन करने के बाद वहाँ से जो सुकून और सुख प्राप्त हुआ था वो काफी अलग था। अगला क्या सरप्राइज था निशा के लिए। अब दोनों कहाँ जाने वाले थे? क्या एक दूसरे के लिए बढ़ती इन नजदीकियों को लगेगी किसी की नजर? क्या होगा इस बेइंतहा मोहब्बत का अंजाम? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।